हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर विद डॉक्टर बिमल शील। आज के क्लास में हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ जो हमारे पास जीआरएफ एसआर एक पेपर है 2024 का, उसका सोल्यूशन। चलिए मैं आप लोगों को एआईसीई जीआरएफ एसआरएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पेपर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे 29 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ था और उसी का ही 2:30 बजे स्टार्ट हुआ था और 4:30 बजे ख़त्म हुआ था। तो वही पेपर है हमारे पास और यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 पहले 20 क्वेश्चन हमारे जनरल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद हमारे पास कोर पेपर पार्ट बी से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज जो सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और 21 नंबर वाला क्वेश्चन भी इन्होंने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ दिया था, हालांकि यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेंशन है। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व होगा आज। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पे राइट अप थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैंने इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली टाइप करके रखा है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या पूछा है कि आपको दिया गया है कि x आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1 दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल और y इक्वल टू आपके पास x² दिया गया है। देन द कोरिलेशन बिटवीन आपको पूछा है x एंड y क्या होगा, ये चीज़ें आपको निकालने के लिए बोला गया है। देखिए आपको जैसे आपको पता है कि कोरिलेशन हमारे पास कोरिलेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है कि कोरिलेशन ऑफ अगर आप x और y निकाल रहे हैं तो आपके पास आएगा कि ऊपर कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ x और आप लिखेंगे रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ y, ये चीज़। और दूसरी बात हमारे पास ऊपर का जो कोवेरियंस है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, कोवेरियंस ऑफ x y अगर आप लिखते हैं तो आपके पास हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये हमारे बेसिक फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद देखिए अब आपको क्या पूछा है कि सर हमें पूछा गया है कि कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, लेकिन आपके पास जो y है उसका वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं कि सर कोरिलेशन जो है उसका वैल्यू हम लोग y का जो वैल्यू है उसको हम x² पे लिख सकते हैं। अगर आप x² पे लिख पाते हैं तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ। देखिए आपका जो ये कोरिलेशन था CORR कोरिलेशन ऑफ ये x और y को मैं लिख रहा हूँ x, x², क्योंकि आपको पता है कि y का वैल्यू x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बातें सेम बन जाएगा कि सर हमारे पास कोवेरियंस ऑफ ऊपर x, x² और नीचे आपके पास रहेगा रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ x इंटू रूट ओवर ऑफ वेरियंस ऑफ x²। ये चीज़ें हम लोग सिर्फ y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके लिखा है। सिमिलरली आप क्या कर पाएंगे, आप राइट साइड में इसी वैल्यू को आप कैसे लिख पाएंगे कि सर कोवेरियंस ऑफ आपके पास x, x², इस बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये x इंटू x²। तो आपके पास ये चीज़ें क्या बन जाएगा कि सर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x³ बन रहा है, पीछे आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये चीज़ें बनेगा। अब अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ये बातें पता होगा कि अगर आपका x जो गिवन दिया है ना कि x आपका नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से ये बातें नोन है कि सर गिवन x फॉलोज हमारे पास नॉर्मल विथ मीन 0 और वेरिएंस हमारे पास 1, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास 1 होगा। और वेरिएंस ऑफ x में आप कैसे लिखते हैं कि सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास 0 होगा और वेरिएंस ऑफ x जो होगा उसको हम लिख सकते हैं कि सर x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसका स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर लिखेंगे तो आपको इसका वैल्यू पता है कि ई ऑफ x हमें पता है सर 0, तो आप लिख सकते हो कि ई ऑफ x² हमारे पास वेरिएंस ऑफ x के बराबर बनेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास 1 है क्योंकि ये आपका मीन का ई ऑफ x को आइडेंटिफाई करता है और ये चीज़ आपके वेरिएंस ऑफ x को आइडेंटिफाई करता है। ऑल नोन फंक्शन है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
अब देखिए आप अगर कोवेरियंस निकाल रहे हैं तो सर मैं यहाँ पे है एक्स क्यूब, और दूसरी जो कंडीशन रहता है हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल में वो है कि अगर आपका एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो आपके जितने भी सारे ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट, जितने भी ऑड ऑर्डर के मूवमेंट हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। ये एक रिजल्ट है, ये आपको याद करके रखना है, ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर कुछ भी ऑड पुट करते हैं तो आपका ज़ीरो बन जाएगा। अब इसको देखिए, ये आपके पास ई ऑफ एक्स क्यूब है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस आपके पास यहाँ पे है कि सर ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर था ना, ये है वाई का वैल्यू, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होता। तो अब आपके पास ई ऑफ एक्स और यहाँ पे जो है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया है कि सर ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट ज़ीरो, तो ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट ज़ीरो होने पे ये भी तो ऑड ऑर्डर है क्योंकि इसके पावर में यहाँ पे 3 पुट किया गया है, तो ये भी ज़ीरो। माइनस ई ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है कि ये भी ऑड है, तो ज़ीरो इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी आपने निकाल के रखे हैं 1, तो ज़ीरो इंटू 1 अल्टीमेट ये क्या चीज़ होता है, ज़ीरो। सर अगर हमारे पास कोवेरियंस का वैल्यू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू ज़ीरो। तो किसी भी जगह पे अगर आपके ऊपर ज़ीरो और नीचे कुछ अलग जो भी कुछ आ रहा होगा वैल्यू तो आपका ज़ीरो ही बनेगा। तो मतलब इसका वैल्यू आपके पास, क्योंकि ये ज़ीरो है तो कोरिलेशन ऑफ, आप इसको एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बोलिए चाहे तो एक्स कोमा वाई बोलिए, ये आपके पास ज़ीरो आ रखा होगा। क्या आ रहा है सर, ज़ीरो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा क्या गया है कि सर एक है हमारे पास इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो ये हमारे एनोवा रिलेटेड प्रॉब्लम है। एनोवा में क्या दिया गया है कि कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन पे हमारे एक CRD दिया गया है, कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर इज 4। आपको जो दिया गया है कि सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके, सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया गया है ट्रीटमेंट के। तो हमारे पास ट्रीटमेंट का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है हमारे पास 4। हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1 या k-1 इस तरह से लिखते हैं ना कि नंबर ऑफ जितने भी होंगे उनसे -1, दैट इज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने थे। तो सर ये n-1 अगर आपके पास 4 है तो n डेफिनेटली क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। तो हमारे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हैं हमने 4 लिखा है जो गिवन है। अब बोला गया है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। आपको क्या दिया गया है कि सर मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम किसके, ट्रीटमेंट के। देखो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 4 एंड द मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो हमारे मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर के लिए दिया गया है, वो दिया गया है 2। व्हाइल द एफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंस दिया गया है 12.5। तो आपके पास जो एफ होता है, एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर एफ हमारा होता है MSTR ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MSE, कि सर मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन सम स्क्वायर ऑफ एरर। तो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, यही हमारा एफ बैठता है CRD में। आप लोगों ने अगर एनोवा टेबल याद किया होगा तो आपको पता है। तो सर यहाँ तक दिया गया है, जो यहाँ पे हमारे पास ये है एफ का वैल्यू, इन्होंने बोल दिया है कि एफ वैल्यू फॉर टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज 12.5। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। आपको क्या निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ये बात आप याद करके रखेंगे। और दूसरी बात आपको पता है कि ये MSE जो आपके पास है, कौन सा, ये MSTR जो आपके पास है उसको भी आप देख सकते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो हम लोग मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है उसको लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट। मैं यहाँ पे TR लिख रहा हूँ फॉर ट्रीटमेंट। ये हमारे जो एनोवा टेबल है उसके सेकंड लास्ट कॉलम पे लिखा जाता है।
तो अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए कि सर मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, एम एस टी आर का जो वैल्यू है वो बैठता है एफ इंटू एम एस ई, ये चीज़ें हमें पता है। अब एम एस टी आर जो है उसको आप ऐसे लिख दीजिए ये वाला वैल्यू, तो आपको बैठेगा एस एस टी आर डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर एफ का वैल्यू इन्होंने दे रखा था हमारे पास 12.5, तो आप लिखेंगे कि सर ये है 12.5, और एम एस ई जो दिया गया है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये जो वैल्यू दिया गया है एम एस ई ये दिया गया है 2, तो आप यहाँ से भी पुट कर सकते हैं कि सर ये हमारे पास 2। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने देखा होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको मेंशन किया गया था 4, तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पुट करेंगे तो एस एस टी आर आपके पास बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। दिस 2 आपके पास 25 बना देगा और इक्वल टू ये 100 बन जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारे जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है, और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि सर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो चाहे आप जैसे भी बोलो आपका वैल्यू आ रहा है 100। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या पूछा है कि सर हमारे पास इफ टू लैटिन स्क्वायर ईच ऑफ द सेम ऑर्डर आर सच दैट व्हेन वन इज सुपरइम्पोज्ड ओवर द अदर each symbol of one fall on each symbol of the other ones and only ones of them of two Latin square are said to be। आपको जो चीज़ें यहाँ पे बोला गया है आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 लैटिन स्क्वायर हैं। तो लैटिन स्क्वायर मैं छोटा सा बनाता हूँ, मैं 3x3 का बनाता हूँ, आप चाहे 4x4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपके पास सर 3x3 का लैटिन स्क्वायर होगा तो आप कुछ ऐसे समझ लो कि सर हमारे पास ये है और मैं इसको इस तरह डिवाइड कर रहा हूँ कि ये हमारे पास लैटिन स्क्वायर है। तो अगर आपके पास ऐसा एक लैटिन स्क्वायर हो, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं कि सर हमारे पास जो लैटिन स्क्वायर है उसको हमारे पास सेम आइडेंटिकल 2 लैटिन स्क्वायर है। तो मैं इसको आपके लिए 2 लैटिन स्क्वायर में डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 लैटिन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेम ऑर्डर बोला गया है ना, तो हम लोगों के पास जो है उसका सेम ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप चाहे 4x4 ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, उस नेक्स्ट आप बी सी ए, और तीसरा आप लिख सकते हैं कि सर सी ए बी, क्योंकि आपको पता है लैटिन स्क्वायर में क्या होता है कि हर एक ब्लॉक और हर एक कॉलम पे आप इस तरफ रो मान लीजिए जिसको मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ, और इस तरफ आप कॉलम मान लीजिए। हर एक रो और कॉलम पे एक ट्रीटमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो अगर आपका ए एक बार ही फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे आ गया तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट कॉलम पे कब या फर्स्ट रो पे आपके पास दूसरा ए नहीं हो सकता। ये हमारे फंडामेंटल्स है किसके? ये हमारे फंडामेंटल्स है जो हमारे लैटिन स्क्वायर है। तो आप इसको नोटिस करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा सर कि मेरे पास एक लैटिन स्क्वायर ये है, और दूसरा अगर आप बनाते हैं कि सर ये ए बी सी, और यहाँ पर आप ऐसा ले लो कि ए बी सी लिखना है, लिखो, फिर बी सी ए, और यहाँ पे सी ए बी, यहाँ पे हमारे पास सी ए बी। अब बोला गया है एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोज्ड होता है, क्या होता है कि एक को अगर आप दूसरे के ऊपर रख देते हो, तो अगर आप एक को दूसरे के ऊपर रख दोगे तो आपके पास जो पेयर ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा, मैं सोचो कि मैंने इसको ऐसे एक को दूसरे के ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा एनलार्ज करके रखेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। हाँ, इस तरफ रहने से ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हो कि सर हर एक प्लॉट पे, प्लॉट कौन सा है आपका? प्लॉट इसे बोला जाता है कि हर एक ब्लॉक के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कि आप इसको अगर ब्लॉक मान रहे हो तो इसके अंदर हर एक छोटा पार्ट जो होता है वो आपके पास प्लॉट के हिसाब से काम करेगा। तो आप देख सकते हो अगर सुपर इम्पोज्ड होता है ओवर ईच अदर इज सिंबल ऑफ वन फॉल ऑन ईच सिंबल, तो एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, ऑफ द अदर वंस, ठीक है, ओनली वंस ऑफ देम ऑफ टू लैटिन स्क्वायर आर सेड टू बी। अगर आप एक दूसरे को
एक को दूसरे का क्या बता सकते हो। तो आप इसको आराम से देख सकते हो कि सर हमारा जो पेयर ऑफ ट्रीटमेंट बन रहा है हर एक प्लॉट पे, तो पहले प्लॉट पे हमारा जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है ए का, और दूसरा आप देखोगे बी का। और आप अच्छे से नोटिस करोगे ना, कभी भी आपको दोबारा से किसी भी जगह पे, यहाँ पे जितने भी हमारे पास 9 प्लॉट है, कोई सा भी प्लॉट पे ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये किसका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है अगर सुपर इम्पोज्ड होने के बाद ऑर्डर पेयर हमारा डिस्टिंक्ट हो। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, हर एक ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास अलग अलग है। आप नोटिस कर सकते हो कोई सा भी 2 ऑर्डर पेयर आपके पास सेम नहीं बैठेगा। तो आप बोल सकते हो अगर ऐसा आपको मिल जाता है, ये हमारा कंडीशन होता है ऑर्थोगोनैलिटी का। क्या कंडीशन है, आफ्टर सुपर, मैं लिख देता हूँ, सुपर इम्पोज्ड, आपका सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ऑर्डर पेयर जो है अगर आपका डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग अलग, ठीक है, ऑर्डर पेयर अगर डिस्टिंक्ट होता है तो ये इंडिकेट करेगा आपका जो LSD है वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, वो आपके ऑर्थोगोनल बनेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है PIBD से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। PIBD में क्या पूछा है कि आपके ब्लॉक के हिसाब से आप देखेंगे कि हमारे पास ब्लॉक कैसा है कि सर फर्स्ट ब्लॉक में 1, 3 और 4 यूज़ किया गया है, सेकंड ब्लॉक में 2, 3, 4 और थर्ड ब्लॉक में 1, 2 एंड 4 यूज़ किया गया है। अब अगर आपको पैरामीटर का वैल्यू पहले से गिवन है, क्योंकि हमारे पास 5 ही पैरामीटर होते हैं, बी भी आर के लेमडा, और इसके हिसाब से आपको पूछा है कि चौथा ब्लॉक में क्या हो सकता है। तो आप नोटिस करेंगे कि पहले ब्लॉक में जो ब्लॉक 1 है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिया है कि सर हमारे पास जो पहला ब्लॉक है इसमें 1, 3, 4 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे सारा ही ब्लॉक आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, और चौथा क्या होगा आप आराम से खुद भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 4, जिस तरह से आपका क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन पेपर पे कुछ इस तरह से आपको दिया गया है कि फर्स्ट ब्लॉक में 1, 3 एंड 4, सेकंड में आपको दिया गया है 2, 3, 4, थर्ड में 1, 2, 4 और फोर्थ में क्या होगा आपको पूछा है। तो आप अगर इसको अच्छे से देखते हो तो हमारे यहाँ पे आर का वैल्यू 2, लेमडा का वैल्यू 2 होने का यही मतलब है कि कोई सा भी पेयर, अगर जैसे कि यहाँ पे 1 और 3 है तो ये 1, 3 का पेयर बनेगा एक पेयर, दूसरा बनेगा 3, 4 का एक पेयर, तीसरा बनेगा 1 और 4 का एक पेयर। तो ऐसे पेयर ना 2-2 रहेंगे। लेमडा का वैल्यू यही होता है कि नंबर ऑफ पेयर टुगेदर ओकर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर टुगेदर ओकर 2 टाइम्स, मतलब हर एक पेयर आपका 2 बार रहना चाहिए। लेमडा इसी को इंडिकेट करता है। तो आप देखोगे कि सर हमारे पास 1 और 3 और 4, 1 और 4 पहले ब्लॉक से आता है। दूसरे में क्या आता है सर, दूसरे में आप देखोगे कि सर 2, 3 एक पेयर आएगा, और आपके पास 3, 4 दूसरा पेयर आएगा, और तीसरा आपके पास 2, 4 ये पेयर आएगा। नेक्स्ट वाले में आपको मिलेगा सर 1, 2 और मिलेगा आपको 2, 4 और मिलेगा आपको 1, 4। अब आप ढूंढो कि कौन सा आपका 2-2 खत्म हो गया है। कि अगर 1, 3 एक बार मिला है तो और एक बार मिल गया है क्या, तो आप देखोगे कि 1, 3 सर और एक बार नहीं मिला है, तो मतलब ये पेयर और एक बार होना चाहिए। तो लास्ट वाले में आपका क्या क्या आ सकता है कि सर लास्ट वाले में 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। क्यों, देखो यहाँ पे आपके पास 3, 4, ये 3, 4 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, बस लेमडा सेटिस्फाइड। यहाँ पे देखो 2, 4 एक बार आ गया, यहाँ पे एक बार आ गया, तो लेमडा सेटिस्फाइड। 2-2 बार होना चाहिए हर एक पेयर। यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे एक बार आ गया, तो ये सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे देखो 1, 2 नहीं आया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहना चाहिए कि सर 2 रहना चाहिए, क्योंकि हमारे 1, 2 बनना चाहिए। 1, 2 नहीं बनेगा तो यहाँ पे पेयर हमारे पास 1, 2 नहीं बनता है, तो 1 और 2 रहना चाहिए। क्या 2, 3 बनेगा, तो हाँ सर एक 2, 3 भी आप बना लो। तीसरा आप क्या बना सकते हो, एक 1, 3 बन रहा है, हाँ एक 1, 3 बन रहा है। तो हमारे लास्ट वाले में अगर आप 1, 2, 3, 1, 2, 3 लिखते हो, या अदरवाइज आप 3, 2, 1 लिखते हो, जिस तरह से भी आपके पास होगा
देखो यहाँ पे 2 3 1 मतलब ये वैल्यू होने से ही हो जाएगा 1 2 और 3, चाहे जहाँ पर भी मन चाहे पुट कर दो, लेकिन ये सब वैल्यू होना चाहिए तभी जाके ये 3 पेयर आएंगे। तो जब ये 3 पेयर आएंगे तो देखना इससे दिस वन और दिस वन आपका फिलफिल कर देगा लेमडा को, और अगेन 2 3 इसको वो 2 3 2 हो गया है तो लेमडा फुलफिल हो जाता है, और 1 3 1 3 फुलफिल हो जाता है। तो हमारे जो लेमडा इक्वल टू 2 के बाद इन्होंने बोले हैं वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लास्ट वाले में आपको क्या रखना पड़ेगा 2 3 1। अगर ये चेंज करके देता है 1 2 3 वो भी करेक्ट है। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है। ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। देखो आप अगर कॉइन टॉस कर रहे हो तो आप उसको उतनी टाइम तक टॉस कर रहे हो जब तक ना ये हेड आ जाए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कितने बार आपको टॉस करने के बाद आपका हेड आ सकता है। तो ये हमारा अब दो तरह से कर सकते हो। जिनको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पता है वो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेंगे, जिनको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता वो लोग डिटेल में भी कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होता है कि हमारा टिल गेटिंग द फास्ट सक्सेस हम काम करते हैं, तो आप यहाँ पे टिल गेटिंग द फास्ट हेड काम कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें बराबर बनता है। वहाँ से भी आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन के कंसेप्ट को यूज़ करके कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह से देख लो कि सर ऐसा एक x ले लो और ऐसा एक p ऑफ x ले लो। इसका क्या मतलब है कि सर x है रैंडम वेरिएबल, तो अगर कितने बार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसका तो मतलब है कि आप कितने बार सिक्के को उछाल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप टॉस कर रहे हो ना तो आप एक बार कर सकते हो। पहली बार में अगर आपको सक्सेस में p से डिनोट कर रहा हूँ तो p मिल जाता है तो बढ़िया बात है, आप रुक जाओगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप 2 बार टॉस करना पड़े। क्यों सर, पहली बार में हेड नहीं आया टेल आया, मतलब हम फेल हो गए। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैं p से लिख रहा हूँ और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी को मैं q से। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं सक्सेस मान रहा हूँ, उसका प्रोबेबिलिटी मेरे पास p है, और टेल आएगा तो मैं फेल कर रहा हूँ और उसके प्रोबेबिलिटी में q लिख रहा हूँ। हालांकि आपका p का वैल्यू गेटिंग हेड इज हाफ, गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ। तो ये वैल्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखो 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर पहली बार आपने मारा है और आप फेल हो गए और दूसरी बार में पास किया, ऐसा भी केस आपके पास आ सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर पहले 2 बार आप फेल कर गए और तीसरी बार आपका हेड आ गया। तो इस तरह से ये काम चलता ही जाएगा बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर ऐसा चल रहा है तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आप इसको अगर नोटिस कर रहे हो तो ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं कि सर समेशन ओवर x का सारा वैल्यू आप लिखते हो x इंटू पी ऑफ x। तो आप इसको समझ के करो कि सर x का पहला वैल्यू 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास p है प्लस 2 इंटू क्यू इंटू पी। ठीक है, 2 और उसके प्रोबेबिलिटी प्लस 3 इंटू उसके प्रोबेबिलिटी क्यू स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इंटू पी। देखो 2 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। तो ये काम चलता जाएगा। आप लोगों ने अभी तक तो नोटिस कर ही लिया होगा कि ये हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर यहाँ से एक पी को कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचता है कि सर अगर मैं लिखता हूँ 1 और दूसरा आएगा हमारे पास 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस, इस तरह से ये चीज़ें चलता जाएगा। आप अगर नोटिस करोगे ये कुछ इस फॉर्मूले के जैसा नहीं लग रहा है कि n का वैल्यू हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिट तक जा रहा है और n इंटू क्यू टू द पावर n-1। ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप चाहे इसे याद रखो चाहे इसको याद रखो, बात है बराबर, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये पता है कि सर p और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बैठता है, इसका फॉर्मूला सेम ही है 1/1 - q इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो
तो आपके पास यहाँ पर भी 1/1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख लो। तो आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो आपको पता है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू मतलब साम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो 1 माइनस क्यू अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास ये p बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर p डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू जो 1 माइनस क्यू है इसको p स्क्वायर लिखता हूँ। तो ये 1/p रहेगा। अगर आप कैंसिल आउट करोगे 1/p। लेकिन p का वैल्यू आपने क्या लिखा है? p का वैल्यू आपने लिखा है कि सर p हमारे पास हाफ है। तो मैं p का वैल्यू पुट कर दूंगा कि सर 1/1/2 दैट इज 2। तो हमारे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो हमारे पास 2 बैठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब।